नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे और पढ़ने के लिए पूरा तैयार होंगे। मैं कुणाल सांडेलिया स्वागत करता हूं आपका बंधुगौर और एडुटेज एकेडमी में। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे भौतिकी का हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय। मैं महत्वपूर्ण अध्याय क्यों बोला रहा हूँ? क्योंकि अगला जो भी अध्याय होगा ना, वो इसी पे बेस्ड होगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है जो कि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। और हमारे अध्याय का नाम क्या है? हमारे अध्याय का नाम है गति एवं समय। तो गति एवं समय हम लोग पढ़ रहे थे और अभी तक हम लोग बहुत कुछ पढ़ चुके हैं गति एवं समय में। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग रिवाइज करके तो जरूर आए होंगे, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं भौतिकी। और भौतिकी में अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो फिर है दिक्कत। बिना रिवीजन के काम नहीं चलेगा, बिना पुनरावृत्ति के काम नहीं चलेगा। अगर आप बिना पुनरावृत्ति किए आ रहे हैं तो आपको जो क्लास में पढ़ाया जाएगा वो थोड़ा कम ही समझ में आएगा, है ना। तो जरूर से जरूर रिवाइज कीजिएगा। चलिए हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। सबसे पहले हमने बात किया गति क्या है। तो हम क्या कहें कि अगर कोई वस्तु समय के साथ विस्थापन कर रही है, अगर कोई वस्तु समय के साथ स्थान में परिवर्तन हो रहा है, तो हम उस वस्तु को क्या कहते हैं कि वो वस्तु किस में है? वो वस्तु गति में है। और अगर किसी वस्तु में समय के साथ स्थान परिवर्तन नहीं हो रहा है, मतलब वस्तु किस में है? विराम अवस्था में है। फिर हम लोगों ने पढ़ा मूल बिंदु। किसी भी वस्तु को स्थिति बताने के लिए जिसका हम प्रयोग में लेते हैं उसको मूल बिंदु कहते हैं। और हम लोगों ने पिछले कक्षा में पढ़ा था गति का ग्राफीय प्रदर्शन। गति को हम लोग ग्राफ के रूप में दर्शाते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा दूरी समय ग्राफ, जहाँ किसके किसके बीच ग्राफ बना रहे थे? दूरी समय ग्राफ। अगर ये सीधी रेखा है मतलब वस्तु एक समान चाल से चल रही है। अगर ये वक्र रेखा ऊपर की ओर ढलान है तो मतलब वस्तु त्वरित गति है, गति बढ़ रहा है। अगर सीधी रेखा वक्र रेखा ढलान नीचे की ओर है मतलब मंदन गति, वस्तु की गति धीरे धीरे घट रही है। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि अगर दूरी समय ग्राफ समय के अक्ष के साथ समानांतर है मतलब वस्तु विराम अवस्था में है, रुकी हुई है। फिर हम लोगों ने पढ़ा गति समय ग्राफ। अगर गति समय ग्राफ समय के समानांतर है मतलब वस्तु की गति एक समान है। गति समय ग्राफ अगर सीधी रेखा मूल बिंदु से गुजर रही है मतलब त्वरण जो है वो एक समान है, एक समान त्वरित गति है। और अगर ये उबड़ खाबड़ है असमान त्वरित गति। उसी तरीके से अगर ये नीचे ढलान की ओर है मतलब मंदन गति, और अगर उबड़ खाबड़ है तो असमान मंदन गति। फिर हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि दूरी समय ग्राफ का जो क्षेत्रफल होता है वो हमें विस्थापन बताता है। किसी भी दूरी समय ग्राफ का क्षेत्रफल हमें क्या बताता है? विस्थापन। ठीक है, चलिए बढ़ा जाए अब आगे। अब बताइए, जैसे ही आगे बढ़े तो एक सवाल आ गया। अब तो पहले सवाल बनाएंगे। एक ग्राफ दिया हुआ है। अब बोलेंगे सर कौन सा ग्राफ है? तो यहाँ पे v और यहाँ पे t, मतलब ये कौन सा ग्राफ है? तो ये है वेग समय ग्राफ। ये कौन सा ग्राफ है? वेग समय ग्राफ। ठीक है, वेग समय ग्राफ। अब दो वस्तुओं के बीच का वेग दिया हुआ है। एक ए का ग्राफ, कुछ दो वस्तु है, ये ए का ग्राफ और ये बी का ग्राफ। अब आपको इसमें से देख के बताना है कि किसका गति, किसका वेग ज्यादा है, कौन ज्यादा तेजी से चल रहा है। तो अब आप देखिए कैसे निकालेंगे हम। तो जिसका ढलान ज्यादा हो, जिसका ढाल ज्यादा हो, अगर वेग समय ग्राफ में जिसका ढाल ज्यादा हो मतलब उसका वेग ज्यादा होता है, मतलब उसका वेग ज्यादा होता है। जिसका ढाल ज्यादा उसका वेग ज्यादा। अब बताइए यहां पर किसका ढाल ज्यादा? अगर मान के चलिए दो गो ऐसा ढाल वाला है तो कहाँ पे आप तेजी से नीचे पिछल जाएंगे? यहाँ पे ए पे। इसका ढाल ज्यादा, तो जिसका ढाल ज्यादा वहां वेग ज्यादा। तो बताइए किसका वेग ज्यादा होगा? तो ए का वेग ज्यादा होगा, बी का वेग कम होगा। क्यों कम होगा? फिर से मैं बता रहा हूं, क्योंकि ये वेग समय ग्राफ है। वेग समय ग्राफ में जिसका ढाल ज्यादा होता है उसका गति ज्यादा, वेग ज्यादा, और जिसका ढाल कम उसका वेग यानी कि गति कम। चलिए बढ़े आगे। तो गति के समीकरण है ना, गति के तीन समीकरण, मतलब कुछ फॉर्मूला, मेनली तीन।
तीन फॉर्मूला है, गति के तीन समीकरण है। कितने समीकरण है? तीन। इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के समीकरण। कितने समीकरण है? तीन। अच्छा, ये समीकरण सर हम कहाँ किसी भी तरह के गति में उपयोग में ला सकते हैं? नहीं, इस समीकरण को हम तभी उपयोग में लाएंगे जब गति असमान त्वरणीय गति हो, असमान त्वरित गति हो। जब गति असमान हो और त्वरित हो, त्वरित का मतलब एक त्वरण हो और त्वरण एक समान हो, त्वरण बढ़े घटे नहीं, त्वरण एक समान होना चाहिए, यानी कि एक्सेलरेशन फिक्स होना चाहिए, त्वरण एक समान होना चाहिए। त्वरण क्या है, पिछले कई वीडियोस में हमने इसके बारे में बात किया है, तो आप उसको जाकर पहले देख लीजिए। तो एक असमान त्वरित गति, गति असमान होना चाहिए। गति असमान है मतलब गति हमेशा बढ़ रहा है, 2 से 4 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, लेकिन त्वरण एक समान होना चाहिए। ठीक है, गति असमान लेकिन त्वरण एक समान। तो सबसे पहला समीकरण जो है, सबसे पहला सूत्र जो है वो है v बराबर यू प्लस ए टी। v बराबर यू प्लस ए टी। अब सर थोड़ा थोड़ा बता दीजिए, हमको तो याद आ रहा है। v मतलब अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग, a त्वरण, t समय। सर इसको उपयोग कैसे करेंगे? बस 1 मिनट रुक जाइए, ढेर सारा सवाल बनाएंगे। दूसरा सूत्र है S बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। S क्या है? S विस्थापन, S मतलब विस्थापन, U अंतिम प्रारंभिक वेग, T समय, A त्वरण, T समय। ये निरूपित करने का तरीका है। S मतलब विस्थापन, U मतलब प्रारंभिक वेग, T मतलब समय, और तीसरा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग, a त्वरण, s विस्थापन। बस यही तीन समीकरण आपको याद में रखना है। क्या क्या देखना नहीं है इधर, सुनिए मेरे बातों को, मेरे तरफ देखिए। पहला v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी। ये तीनों ध्यान में रखना है। चलिए सवाल शुरू करते हैं। एक मोटरसाइकिल विश्राम अवस्था से चलकर 0.1 मीटर पर सेकंड की त्वरण की दर से 4 मिनट तक चलती है। इस मोटर कार द्वारा तय की गई दूरी तथा अंतिम वेग ज्ञात कीजिए। सवाल को पढ़िए खुद से भी, ये नहीं कि सुन लिए सर हो गया, नहीं, आप भी पढ़िए सवाल को, पढ़े। चलिए बनाने का तरीका, बनाना नहीं शुरू कर देंगे क्या मेरा तो बन गया, नहीं, पहले तरीका समझिए। तरीका क्या होता है? सबसे पहले सवाल में जो भी दिया गया है हम उसे लिख लेते हैं। सवाल में क्या दिया हुआ है? एक मोटर कार विश्राम अवस्था से चलकर, विश्राम अवस्था मतलब प्रारंभिक वेग यानी कि u कितना था? 0। u का मतलब क्या? प्रारंभिक वेग कितना है? 0। 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण की दर से, तो त्वरण यानी कि a कितना है? 0.1 मीटर पर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से 4 मिनट तक चलती है, तो समय कितना है? 4 मिनट। समय कितना है? 4 मिनट। अरे लेकिन इसमें तो ये हो गया 4 मिनट, हिंदी में ही लिख देते हैं 4 मिनट। ए में त्वरण में समय सेकंड स्क्वायर, सेकंड, और यहाँ मिनट, तो मिनट को किस में बदल लेंगे? सेकंड में। 4 मिनट में कितना सेकंड? 4 गुने 60, इतना सेकंड। 4 गुने 60 सेकंड, 4 गुने 60 सेकंड। बदल लिए, कोई बात नहीं। इस मोटर कार द्वारा तय की गई दूरी यानी कि विस्थापन और अंतिम वेग ज्ञात कीजिए। विस्थापन यानी कि s और अंतिम वेग यानी कि v, दोनों निकालना है। अब s कैसे निकालेंगे? अच्छा बताइए, कोई ऐसा सूत्र आपको पता है? ये 3 ही सूत्र है, और 3 में से ऐसा बताइए जिसमें u भी है, a भी है, t भी है, s भी है।
पहले एस निकालना है, तो इसको पहले बंद कर देते हैं, छुपा देते हैं। एस निकालना है। अच्छा सर, एक सूत्र याद आ रहा है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अच्छा सर, v इज इक्वल टू यू टी लगा सकते हैं यहाँ पे? अरे नहीं लगा सकते हैं। क्यों नहीं लगा सकते हैं? क्योंकि यहाँ तो s है ही नहीं। अच्छा सर, ये लगा सकते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ तो s है, तो यहाँ तो v नहीं दिया हुआ है, तो क्या लगाएंगे? s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s निकालना है, यू टी, यू कितना 0, t कितना 4 गुने 60, तो 0 से तो कोई भी, प्लस हाफ, ए कितना 0.1, और टी स्क्वायर कितना 4 गुने 60 गुने 4 गुने 60 हो गया। तो ये तो क्या हो गया, s बराबर ये 0 प्लस, इसको हटा देते हैं दशमलव को, तो बट्टा 10 हो जाएगा, तो प्लस 1/2 गुने 1/10 गुने 4 गुने 60 गुने 4 गुने 60। बताइए कितना कट कर आया? 1 0 से 1 0 कट गया है ना, और 2 दूनी 4, तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 12 चौक 48, और 48 को 60 से गुना कीजिए, तो 48 को पहले 6 से 288, मतलब कितना आएगा 2880 मीटर। और 2880 मीटर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2.88 किलोमीटर। देखिए बना क्या हम लोग किए, सबसे पहले सवाल में जो दिया हुआ था वो लिख लीजिए। यू अंतिम वेग कितना दिया था 0, ए कितना दिया था 0.1 मीटर पर सेकंड, समय कितना दे दिया था मिनट में, तो मिनट को पहले किस में बदल लिए, सेकंड में। एस बराबर यूटी, पिछले सवालों में हम बात कर चुके हैं कि यूनिट हमेशा सेम रहना चाहिए। एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सर यही सूत्र क्यों लगाए, और भी तो 3 सूत्र पड़े हैं, तो बाकी दोनों क्यों नहीं लगाए? तो बाकी दोनों क्यों नहीं लगाए, क्योंकि इसी सूत्र में एस भी है, यू भी है, टी भी है, जो सवाल में दिया है वो भी है, और जो पूछ रहा है वो भी है, तो इसीलिए यही सूत्र उपयोग में लिए, इसीलिए यही सूत्र उपयोग में लिए। ठीक है, और फिर जो भी वैल्यू था वो लगा दिए। सर सवाल पूरा नहीं हुआ है, अभी भी पूछ रहा है। हाँ, तो v कैसे निकालें? हम जानते हैं v बराबर यू जोर ए टी। अब v बराबर u कितना 0, a कितना 0.1, और समय कितना 4 गुने 60 सेकेंड, तो v बराबर 0.1 को हटाए 10 कट गया, तो v बराबर 24 मीटर प्रति सेकेंड। ये आंसर हो गया, 24 मीटर प्रति सेकंड। दोनों आंसर, पहला 2.88 किलोमीटर या 2880 किलोमीटर, और या फिर और दूसरा 24 मीटर पर सेकंड, दोनों निकल गया। तो आप क्या समझे, कौन सा सूत्र यूज करेंगे? हम लोगों ने 3 समीकरण पढ़ा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, जहां पे v अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग है, s विस्थापन, और t समय। अब कौन सा सूत्र कब उपयोग में लेंगे, ये हम देखेंगे कि क्या पूछ रहा है और सवाल में क्या दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। अगला, यदि कोई रेलगाड़ी ब्रेक लगाने के कारण 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का मंदन अनुभव करती हुई 2 सेकंड में रुक जाती है, तो इस रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। सवाल पढ़ लिए। यदि कोई रेलगाड़ी ब्रेक लगाने के कारण 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का मंदन का मतलब क्या हुआ, ऋणात्मक त्वरण। त्वरण में क्या लग गया है, माइनस, त्वरण में क्या लग गया है, माइनस, ऋणात्मक त्वरण। तो ऋणात्मक त्वरण को ही क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। तो देखिए, कोई रेलगाड़ी ब्रेक लगाने के कारण 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का मंदन, मतलब ए कितना है, -6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आप बोलेगा सर माइनस क्यों, क्योंकि ये मंदन है, मंदन का मतलब त्वरण ऋणात्मक होगा, त्वरण में क्या लगेगा, निगेटिव साइन लगेगा।
2 सेकंड में रुक जाती है। समय कितना लिया? 2 सेकंड। और रुक गया मतलब अंतिम वेग 0। अगर कोई रेलगाड़ी रुक गया, चल रहा था, रुक गया, तो अंतिम वेग कितना हो गया? 0। तो इस रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी यानी कि s याद करें। अच्छा बताइए, कोई फॉर्मूला पता है जिसमें a हो, t हो, v हो और s हो? अब बोलेंगे सर s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना? अरे यहां तो फिर नहीं है। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो u कहां से है? तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि s इज इक्वल टू वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये भी नहीं लगाया जा सकता है। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो u तो दिया नहीं हुआ है। अब क्या किया जाए? कोई दिक्कत नहीं, u निकाल लिया जाए। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी पता है हम लोगों को। v कितना? 0 इज इक्वल टू यू निकाल लेते हैं पहले, प्लस a कितना? -6 × 2। ठीक है, तो 0 बराबर u -12, माइनस इधर आएगा, या फिर u को इधर ले लेते हैं, तो -u बराबर -12, माइनस माइनस कट गया, u बराबर 12 मीटर प्रति सेकंड। u निकल गया। अभी सवाल पूरा नहीं हुआ है, अभी निकालना तो s है, तो अब तो निकल जाएगा। s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s बराबर u कितना? 12 गुने t कितना? 2 सेकंड, प्लस हाफ a कितना? -6, t कितना? 2 × 2, t स्क्वायर है 2 × 2। चलिए, s बराबर 12 × 2 कितना? 24, प्लस 2 तिया 6, 3 दूना 6, 6 दूनी 12, और क्योंकि माइनस लगा है तो -12, तो 24 प्लस -12, s बराबर कितना आया? 12 मीटर। देख लीजिए, समझ में आया? अब इस सवाल में हम लोग क्या किए, इस सवाल में दिया हुआ था एक्सेलरेशन यानी कि मंदन त्वरण, ऋणात्मक त्वरण दिया हुआ था, समय दिया हुआ था, अंतिम वेग दिया हुआ था, और विस्थापन पूछ रहा था। अब विस्थापन निकालने के लिए हमको प्रारंभिक वेग चाहिए, तो पहले हम प्रारंभिक वेग निकाल लिए v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा करके, और एक बार प्रारंभिक वेग निकल गया तो फिर हम विस्थापन निकाल लिए। ठीक है, चलिए। कोई बस जो 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है, इसमें ब्रेक्स लगाए जाने के कारण 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मंदन उत्पन्न होता है। यह बस कितने समय में विश्राम अवस्था में पहुंच जाएगी? सवाल पढ़ लिए। चलिए, कोई बस कितने चाल से चल रही है, तो आप बोलेंगे सर 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। कोई बस कितने चाल से चल रही है, तो 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। तो ये जो 20 मीटर प्रति सेकंड है, ये बस की कौन सी चाल है? तो ये 20 मीटर प्रति सेकंड बस का कौन सा चाल है? प्रारंभिक चाल। तो u कितना हुआ? 20 मीटर प्रति सेकंड। इसमें ब्रेक्स लगाए जाने के कारण, ब्रेक लगा, अच्छा ब्रेक लगेगा तो कार रुकने लगेगा, तो जो त्वरण होगा ये धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा? बोलेंगे सर ऋणात्मक होगा। 25 मीटर सेकंड पर सेकंड स्क्वायर का मंदन का मतलब ऋणात्मक त्वरण, मतलब a कितना है? -25 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यह बस कितने समय में विराम अवस्था में पहुंच जाएगी? विश्राम अवस्था का मतलब हुआ अंतिम वेग 0, निकालना है समय। कुछ फार्मूला पता है इसमें u हो, a हो, v हो और t हो? हाँ सर, सबसे पहला v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा दीजिए। v के जगह 0, u के जगह 20, प्लस a के जगह -25 गुना t। 20 इधर आ जाएगा, -20 बराबर -25 गुना t। 25 इधर आ जाएगा, -20 बटा -25 इज इक्वल टू टी, माइनस माइनस कट गया,
4 पंचे 20, सॉरी 5 चौका 20, 25 25, तो टी बराबर क्या आ गया? टी बराबर आ गया 4/5 सेकेंड। टी बराबर आ गया 4/5 सेकेंड। समझ में आया? बन रहा है सवाल? और अगर सवाल बन रहा होगा तो फिर मजा भी आ रहा होगा। चलिए अब हम बात करते हैं एक समान वृत्तीय गति का। देखिए तो अभी देखिए सवाल बनाए ना, बहुत सारा सवाल, इन सवालों को आप फिर से बनाइएगा, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब है एक समान वृत्तीय गति। देखो ये क्या होता है। अगर कोई वस्तु गोलाकार पथ पर घूम रही है, अगर कोई वस्तु गोलाकार पथ पर घूम रही है, ठीक है, और इसका जो गति है वो एक समान है। कोई वस्तु गोलाकार पथ पर घूम रहा है, गोल 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 घूम रहा है, और इसका गति एक समान है, मान के चलिए 20 मीटर प्रति सेकंड है, तो ये 20 मीटर से ही घूम रहा है, ठीक है। बताइए क्या इसमें त्वरण होगा? आप बोलेंगे सर त्वरण शायद नहीं होगा, है ना, क्योंकि एक समान गति है तो त्वरण नहीं हो सकता है। देखिए ये वस्तु गति तो एक समान है, गति में कोई अंतर नहीं है, 20 मीटर प्रति सेकंड है या 40 मीटर प्रति सेकंड है, गति में कोई परिवर्तन नहीं है, एक ही गति से घूमे जा रही है, घूमे जा रही है, घूमे जा रही है। लेकिन ये जो वस्तु है जो एक समान गति से घूम रही है, अगर ये वृत्ताकार पथ पर घूम रही है, अगर ये वृत्ताकार पथ पर घूम रही है, तो हम देख सकते हैं कि वृत्ताकार पथ पर हर वक्त इसका दिशा बदल रहा है, हर वक्त इसका दिशा बदल रहा है ना। देख कोई वस्तु अगर वृत्ताकार पथ पर घूम रही है, अगर यहां के बाद छोड़ दिया जाएगा तो इधर चला जाएगा, मतलब हर वक्त इसका दिशा बदल रहा है, दिशा बदल रहा है। तो गति, गति तो एक समान है, बहुत बढ़िया सर, गति एक समान है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं। 20 मीटर प्रति सेकंड से घूम रहा है, गति एक समान है, लेकिन वेग यानी कि वेलोसिटी ये एक समान नहीं है, ये असमान है। अरे क्यों असमान है? क्योंकि वेग कैसा राशि है? वेग है सदिश राशि। इसके पास परिणाम के साथ साथ क्या होता है? तो परिणाम के साथ साथ दिशा भी होता है। अब परिणाम तो नहीं बदल रहा है, परिमाण तो नहीं बदल रहा है 20 मीटर प्रति सेकंड, लेकिन दिशा तो हर बार जगह बदल रहा है, हर जगह दिशा बदल जा रहा है। तो क्योंकि दिशा बदल रहा है इसीलिए वेग बदल रहा है। तो वेग अगर बदल रहा है तो वेग कैसा है? असमान। गति, गति अदिश राशि है। गति कैसा राशि है? अदिश राशि है। अदिश राशि का मतलब हो गया गति को दिशा से कोई मतलब नहीं है, गति को सिर्फ मतलब है परिमाण से, गति को सिर्फ मतलब है परिमाण से। तो क्योंकि परिमाण नहीं बदल रहा है 20 मीटर प्रति सेकंड, तो गति नहीं बदल रहा है, इसीलिए गति एक समान है। लेकिन वेग, वेग एक सदिश राशि है। वेलोसिटी, वेग को बोलते हैं वेलोसिटी, गति और वेग हम लोग पढ़ चुके हैं। तो वेग एक सदिश राशि है जिसके पास दिशा भी है। तो क्योंकि अगर कोई वस्तु गोलाकार पथ पर घूम रहा है तो इसका हर वक्त दिशा बदल रहा है। अब आप सोचिए ना, एक रस्सी में आप पत्थर बांधकर घुमा रहे हैं, ठीक है, तो पत्थर गोल 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 घूम रहा है वृत्ताकार पथ पर। अब अगर मान के चलिए रस्सी कहीं टूट गया, तो रस्सी जैसे ही टूटेगा पत्थर किधर जाएगा? जहां पे है वहां से सीधे निकल जाएगा, जिधर टूटेगा उधर से, गोल गोल घुमा रहे हैं, जहां से टूटेगा वहीं से सीधे चला जाएगा। मतलब अगर कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर घूम रही है तो हर वक्त उसका दिशा बदल रहा है, हर वक्त उसका दिशा बदल रहा है। कब दिशा बदल रहा है? अगर कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर घूम रही है तो हर वक्त उस वस्तु का दिशा बदल रहा है, हर वक्त उस वस्तु का दिशा बदल रहा है। समझ में आया आप लोगों को? क्लियर हुआ? तो बताइए, एक समान वृत्तीय गति, अगर कोई वस्तु एक समान गति कर रही है वृत्तीय पथ पर, तो गति तो एक समान है,
चाल में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, लेकिन वेग में लगातार बदलाव हो रहा है। लेकिन वेग में लगातार बदलाव आता है, क्यों? क्योंकि हर वक्त दिशा में क्या आ रहा है? परिवर्तन। और अगर दिशा में परिवर्तन आ रहा है मतलब वेग में क्या आ रहा है? परिवर्तन। और अगर वेग में परिवर्तन आ रहा है मतलब यहाँ पे त्वरण है, यहाँ पे त्वरण है। तो अगर कोई वस्तु गोलाकार पथ पर घूम रही है मतलब वह त्वरित गति कर रही है। त्वरित गति मतलब उसके पास त्वरण है, वह त्वरित गति कर रही है। अगर कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर घूम रही है, अगर कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर घूम रही है, इसका मतलब वो वस्तु जो है वो त्वरित गति कर रही है। त्वरित गति क्यों कर रही है? क्योंकि उस वस्तु का वेग लगातार बदल रहा है, क्योंकि उस वस्तु का वेग लगातार बदल रहा है। सर वस्तु का वेग कहाँ लगातार बदल रहा है? कभी वस्तु का वेग तो 20 मीटर प्रति सेकंड है। अरे ये तो परिमाण है ना। लेकिन वेग एक सदिश राशि है, उसके पास परिमाण भी है और दिशा भी है। तो परिमाण नहीं बदल रहा है, लेकिन क्योंकि दिशा बदल रहा है इसीलिए वेग बदल रहा है। और वेग बदल रहा है मतलब इसमें त्वरण है। तो ये कैसा गति हो गया? त्वरित गति। कैसा गति हो गया? त्वरित गति। समझ में आया? तो अब हम लोग को एक चीज क्लियर हो गया, एक चीज समझ में आ गया कि अगर कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति कर रही है, अगर कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति कर रही है मतलब स्पीड कांस्टेंट है। इसका मतलब गति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। जो भी गति है, चाहे वो 20 मीटर पर सेकंड हो, 40 मीटर पर सेकंड हो, गति वही है। तो गति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन क्योंकि दिशा में परिवर्तन हो रहा है इसीलिए वेग असमान है। तो आप लोग को यह भी समझ में आया? कहीं कोई दिक्कत? चलिए, तो ये तो था अब तक का कहानी। आपका जो ये अध्याय है वो यहां पर हो जाता है खत्म। देखा जाए तो यहां पर हमारा अध्याय खत्म हो जाता है। लेकिन 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 कुछ जरूरी चीज है। क्या जरूरी चीज है? आपको याद है हम लोग 3 समीकरण पढ़े हैं? जल्दी से बताइए कौन कौन सा समीकरण था? v बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as था ना। अब इसको सर क्या ग्राफ से हम समझ सकते हैं? क्या ग्राफ से? तो देखिए, अगर हमको ग्राफ से समझना है, किससे समझना है? ग्राफ से। तो कैसे समझेंगे? पहले हम आपको ना बना के दिखा देते। सबसे पहले हम लोग बनाते हैं वेग समय ग्राफ। क्या बनाए? वेग समय ग्राफ। वेग समय, वेग यानी कि v, समय यानी कि t, ये हो गया x अक्ष, ये हो गया y अक्ष, ये हो गया मूल बिंदु O। ठीक है, चलिए अब मान लीजिए अगर कोई वस्तु की प्रारंभिक वेग u है, प्रारंभिक वेग u है, और वो चलना शुरू करती है और एक निश्चित समय, एक समय t के बाद, एक निश्चित समय के बाद उसका अंतिम वेग हो जाता है v। अंतिम वेग क्या हो जाता है? v। तो चलिए देखते हैं। तो उसका त्वरण, अब मान के चलिए यहाँ पे है इसका अंतिम वेग। अभी मान के चलिए कुछ 20 मीटर पर सेकंड पे अंतिम वेग है। तो यहाँ तो ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। यहाँ से ये वो समय है जब जा कर के त्वरण ये हो गया है। समझ में आए? चलिए देखिए, ये है u और अंतिम वेग ये है v। अब आप लोग को समझ में आया? हम क्या पढ़े थे? वेग समय ग्राफ का, वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल क्या बताता है हमें? तो सर वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल हमें बताता है विस्थापन। क्या बताता है? विस्थापन।
अब चलिए यहां तो हम लोग को क्लियर है। अब पहले थोड़ा यहां देख लेते हैं, ठीक है। ए बराबर क्या होता है? तो ए बराबर होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बट्टा समय, होता है। ये प्रारंभिक वेग, ये अंतिम वेग, और ये समय, इतने समय के बाद को टी बोल देते हैं, इतने समय के बाद वेग v हो गया। अब t को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? ए टी बराबर v माइनस यू, ठीक है। u को इधर भेज देंगे तो ए टी प्लस यू इज इक्वल टू वी, उल्टा करके लिख देते हैं v बराबर u प्लस ए टी। अरे कुछ याद आया? यही तो गति का पहला समीकरण था, यही गति का क्या था? पहला समीकरण। हम लोग ग्राफ से बना दिए, प्रूफ कर दिए, v बराबर u प्लस ए टी। अच्छा चलिए दूसरा समीकरण भी सर प्रूफ कीजिए। तो देखिए वेग समय ग्राफ और इसका जो क्षेत्रफल है यही क्या बताएगा? विस्थापन। अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालें सर? ये पूरा का क्षेत्रफल, कोई बात नहीं, पहले इस ट्राइंगल का क्षेत्रफल निकालना है। हाँ निकालना है, कैसे निकलेगा? तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? कैसे निकलता है? हाफ गुना बेस, ये कितना है? तो ये है समय के बराबर, गुना टी गुना हाइट, ये किसके बराबर है? तो सर ये तो पूरा का पूरा v है और इतना u है, पूरा का पूरा v और इतना u, तो ये क्या हो जाएगा? v माइनस यू, क्या हो जाएगा? v माइनस यू। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है, इसका क्षेत्रफल, तो ये पूरा का पूरा कितना है? t और ये पूरा का पूरा कितना है? u, तो इसका क्षेत्रफल हो गया t इंटू यू और इसका क्षेत्रफल हो गया हाफ गुना t गुना v माइनस यू, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब यही दोनों एरिया को जोड़ देंगे तो हम जानते हैं कि वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल विस्थापन बताता है, मतलब विस्थापन बराबर हाफ गुना टी गुना v माइनस यू जोड़ u गुना टी, टी इंटू गुना को यू, टी इंटू यू को u इंटू टी लिख दिया, ठीक है। चलिए लिखिए s बराबर हाफ गुना टी गुना v माइनस यू। अब v माइनस यू क्या है? देखिए a बराबर है v माइनस यू बाई टी, तो अगर a बराबर v माइनस यू बाई टी है, अगर a बराबर v माइनस यू बाई टी है, तो बताइए v माइनस यू बराबर क्या होगा? a इंटू टी। v माइनस यू बराबर क्या होगा? a इंटू टी। तो v माइनस यू के जगह क्या लिख दें? a इंटू टी प्लस यू इंटू टी, है ना। अब इसको जोड़ दीजिए, s बराबर हाफ इंटू टी इंटू ए टी, तो टी टी हाफ इंटू ए टी स्क्वायर प्लस यू इंटू टी यू टी, मतलब s बराबर क्या आएगा? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखिए प्रूफ हो गया, प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया? तो अब हम क्या किए, गति का जो समीकरण पढ़े थे अब हम उसका ग्राफीय प्रदर्शन कर दिए, ग्राफ के फॉर्म में हम उसको रिप्रेजेंट कर दिए। तो ये महत्वपूर्ण है, लेकिन ये तभी अगर आपको जानना है तो ठीक है, नहीं जानना है तो कोई जरूरी नहीं, देख लीजिए, ठीक है। इस तरीके से हम लोग गति का ग्राफीय प्रदर्शन करते हैं। देखिए यही चीज